हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो आ गया है, बिल्कुल महा मैराथन। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा 600 में 600 नंबर आप लोगों को इस बार दिलाने वाला हूं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट की, क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके टॉपिक एक ही वीडियो में लेके आ गया हूँ। ठीक है, इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉपर 100% बना के रहूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इस बार हमने यह आपको प्रण लिया है कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में हर एक बच्चे को, चाहे वो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है, सबको 95% लेकर आऊंगा। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों को इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियो कभी नहीं आपने देखी होगी, न तो पूरे यूट्यूब पे क्लास 10th वालों के लिए अब तक बनी है। ठीक है, पूरे किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक में लेकर आ गया हूँ। हर एक लड़के का 95% आएगा, मेरा वादा है। बस ये टॉपिक तैयार कर लो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, हिंदी भी बताने वाला हूँ, इंग्लिश भी, मैथ भी, और साइंस भी, और सोशल साइंस, मतलब इन सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आप इस बार 95% ला दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आज ही आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है कि बस इसी टॉपिक को तैयार करना है, और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। जितना टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला, बस उसी टॉपिक पे फोकस करना है। बस आप लोगों को मौका नहीं मिलता है, ठीक है, कि आप लोग टॉपर बने, लेकिन इस बार मैं मौका आप लोगों को दे दिया हूँ पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। बस आप लोगों को पढ़ के जाना है और इस बार टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, देखिए इस बार आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उतना ही क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ। लिखित में आपको बता रहा हूँ कि 95% आएगा, मेरी गारंटी है इसे। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। 600 में 600 नंबर इस बार दिलाऊंगा मैं, और आपसे वादा है मेरा कि इन टॉपिक को तैयार कर लोगे, कभी जिंदगी में आप लोग कभी फेल नहीं हो सकते हो, पूरे के पूरे अंक लाओगे। तो ऑल सब्जेक्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, 5000 तक लाइक आप लोगों को पहुंचाना है। अब आप पे डिपेंड करता है, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। ठीक है, मैंने सारा काम अपना कर चुका हूँ। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आप लोगों की इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बस उसी टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइक करना है जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आगे तक आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। ठीक है, और हर एक पल में आप लोगों के साथ रहूंगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, कमेंट करके बताना, मैं तुरंत टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी के, कि कौन से हिंदी के, फिर इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस, सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लो, ठीक है, इस बार 2023 में 95% का टारगेट है, उसी की बेस पे हम लोग तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुद्दे पे बात आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले महत्वपूर्ण रचना, ठीक है, और उनके लेखक एवं कवि के नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए लेखक और कवि के रचना से 5 नंबर के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जितने महत्वपूर्ण लेखक हैं यहाँ पे, ठीक है, और कवि हैं, उनके कम से कम 3 3 4 4 आप लोगों की रचनाएं याद होनी चाहिए, और यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे चलकर, तो ये आपका रीतिकाल हुआ, और आधुनिक काल हुआ, और छायावादी युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, और प्रगतिवादी युग हुआ। ठीक है, इनके आपकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां याद करनी। देखिए विशेषताएं या प्रवृत्तियां दोनों एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन में विशेषता पूछ लेता है, कभी कभी प्रवृत्तियां पूछ लेता है। ठीक है, तो रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, कम से कम दो दो आप लोगों की विशेषता तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर दो दो विशेषता अगर आप याद कर लेते हो, तो यहाँ से भी आप लोगों के 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं विशेषता से लेकर। ठीक है, आपको दे देगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, सबको मालूम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से 10 नंबर के। तो इन दोनों टॉपिक से आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में चाहेंगे आप तो ये दोनों को आप याद कर पाओगे। ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर आप ले जाओगे। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों को आगे क्या करना है, सबसे ज्यादा जो कि महत्वपूर्ण है, आपको महत्वपूर्ण गद्यांश याद करना है। क्योंकि गद्यांश इस बार मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर के लिए आएगा। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए आप लोगों का गद्यांश आएगा। और कौन सा गद्यांश पढ़ना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मात्र 15 16 दिन में आप लोग पूरा का पूरा हिंदी को पढ़ डालोगे। देखिए मित्रता चैप्टर जो है, मित्रता चैप्टर को लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और मित्रता चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को गद्यांश में करा दूंगा आप लोगों को, और अपने से भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का ममता है, और तीसरा आपका भारतीय संस्कृति है। ममता को कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद जी, और भारतीय संस्कृति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। इसी 3 पार्ट का आप लोगों को पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा तैयार कर लेना आप लोग, और 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और फिक्स है कि पूछा जाएगा। ठीक है, मात्र 3 ही चैप्टर पर फोकस करना, और ज्यादा चैप्टर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल कोई चीज फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही चीज पढ़ना जो कि एग्जाम में आएगा।
इसके बाद गद्यांश के बाद पद्यांश भी आता है, ठीक है। अब पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर के ही होता है, ठीक है। 6 नंबर के लिए आप लोगों का पद्यांश भी पूछा जाता है। कौन से चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को? पहला पद, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, सूरदास का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद, दूसरा आपका है धनुष भंग, जिसको लिखे हैं तुलसीदास जी, ठीक है। और तीसरा भक्ति नीति, जिसे लिखे हैं बिहारी लाल जी। तो इन तीनों चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण आप लोगों को गद्यांश है, अरे पद्यांश, पद्यांश आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे कराता रहूंगा, और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन इतना ही पढ़ना है, 3 चैप्टर। इसके अलावा कोई चैप्टर पे आप लोगों को कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। इतना ही फोकस करोगे, पूरा का पूरा नंबर आएगा, क्योंकि इसी चैप्टर से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पद्यांश और यहाँ पे गद्यांश, तो गद्यांश और पद्यांश से ही आप लोगों को 12 नंबर क्लियर हो गया। और 10 नंबर यहाँ से जो हमने बताया, तो यहाँ से 12 और 10 कितना हो गया? 22 नंबर। तो 22 नंबर तो आप लोग बस 2 टॉपिक से पास हो जाओगे चाहोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। और इसके बाद आप लोग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फिक्स रहता है, और यहाँ पे आप देख पाओगे लेखक का जीवन परिचय। अब 5-5 नंबर का आप जीवन परिचय आने लगा। पहले 3 नंबर का आता था, लेकिन अब 5 नंबर। इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। देखिए, लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना है, इधर कवि का जीवन परिचय याद करना है। मात्र ये भी कवि का भी 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो जाएगा आप लोगों को जीवन परिचय से, ठीक है। तो देखिए, लेखक का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद होना चाहिए, और जे शंकर प्रसाद जी का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक देगा, इससे बाहर नहीं देता है। पूरा का पूरा आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, 3 देगा, तीनों में से कोई एक करना होता है, तो तीनों याद रहेगा तो कोई एक कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से 5 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। बस यही आप लोगों का जीवन परिचय याद करना है लेखक का, और इसके बाहर नहीं। इस वक्त कवि की अगर बात करें, तो कवि में है आपका सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, और महादेवी वर्मा जी हैं। इन तीनों लोगों का जीवन परिचय याद करना है, और साथ ही साथ रचनाएं भी, क्योंकि रचना भी पूछता है, ठीक है। रचना भी लिखे हुए, तो रचना में भी 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो रचना अगर मिस कर दोगे तो 2 नंबर कट जाएगा यहाँ से, तो ये बात याद रखना है। तो 2-2, 3-3 आप लोगों को रचना भी याद करना है साथ ही साथ आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ से लेखक और कवि से 10 नंबर क्लियर हो गया जीवन परिचय से। इसके बाद अगर बढ़े तो देखिए, संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश भी इस बार आने वाला है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए संस्कृत का गद्यांश आने वाला है। तो देखिए, कौन सा गद्यांश आपको याद करना है इस बार एग्जाम में? देखिए, वाराणसी चैप्टर, वाराणसी चैप्टर के, दूसरा भारतीय संस्कृति, और तीसरा वीरा वीरण पूजिते। इन्हीं तीनों चैप्टर को आप लोगों को गद्यांश याद करके जाना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है हर बार, ठीक है। हर बार एग्जाम में यही देता है, इसी में से आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश देगा, और आसानी से 5 नंबर यहाँ से आप ला सकते हो। तो जितना समय बचा है, बस कम समय में बस इन्हीं चैप्टरों पे आपको फोकस करना है। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो एक श्लोक आता है। देखिए, एक श्लोक 2 नंबर के लिए आता है, कि जो प्रश्न पत्र में न हो, ठीक है। 2 श्लोक याद करना होता है, ठीक है। क्योंकि एक आप लोगों का श्लोक देता है गद्यांश के रूप में, ठीक है, जिसको आप लोगों को संदर्भ से व्याख्या करना होता है। तो वही आप लोगों को जो पेपर में दिया, वही आप लोगों को श्लोक नहीं लिखना है, कोई दूसरा लिखना होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 श्लोक याद कर लेना, ताकि 2 नंबर यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये तो फिक्स रहता है, वो तो हमेशा देता है कि कोई एक श्लोक लिखिए, तो आप लोग 2 श्लोक याद करना होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो देखिए, हास्य रस, करुण रस, और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। पहले लिखने के लिए आता था, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप क्या दे रहा है, उसकी परिभाषा दे देगा, पूछेगा कि किसकी परिभाषा है बताओ, हास्य रस की, करुण रस की है, ठीक है। अलंकार की परिभाषा दे देगा, नहीं तो उदाहरण दे देगा, पूछेगा कि हास्य रस का उदाहरण है कि करुण रस का उदाहरण है। तो देखिए, उदाहरण कम से कम 2-2, 3-3 आप लोगों को उदाहरण याद होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसका परिभाषा भी याद होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से लेकर, ठीक है। रोला भी, सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण। तो रोला और सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण भी याद होना चाहिए, ठीक है। इन सभी टॉपिकों को मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये भी सब ऑब्जेक्टिव हो गया आप लोगों का। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, परिभाषित शब्द, धातु रूप, संधि में सिर्फ यड़ संधि पढ़ना है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया 10 नंबर के लिए, आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर तो यहाँ से इन टॉपिकों से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को याद करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा 10 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को पढ़ना है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है 9 नंबर के लिए। अब तो आप लोगों का निबंध 9 नंबर के लिए आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप लोगों का क्वेश्चन यही है, निबंध। कौन सा निबंध याद करके जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बता रहा हूँ। जैसे पहला आप लोगों का है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार आता है, इसको आपको एकदम रट जाना है, 9 नंबर अगर आपको चाहिए तो। दूसरा आपको विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। तीसरा आपका भ्रष्टाचार एक समस्या है। चौथा जनसंख्या वृद्धि। और पांचवा आतंक कारण और निवारण, ठीक है, कि आतंकवाद का क्या कारण है, उसका निवारण कैसे होगा। और इनमें से मैं अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कौन है, तो यह तीन, एक तो आपका प्रदूषण, दूसरा विज्ञान और तीसरा जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ये तीन तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, निबंध लिखने के तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए खंड काव्य आता है, ठीक है। खंड काव्य 3 नंबर के लिए आता है। खंड काव्य हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अलग अलग जिला में अलग अलग खंड काव्य आता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में आप लोग खंड काव्य में जाएंगे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चेक कर लीजिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो कौन सा खंड काव्य आपको याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। आपको मालूम चल जाएगा। नहीं तो कमेंट कीजिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, मैं आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा खंड काव्य पूछेगा, बस वही मात्र खंड काव्य याद करके जाना है। तो देखिए पूरा का पूरा पेपर खत्म, ठीक है। और हमने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, मात्र इसी टॉपिकों पर फोकस करना है। 15 या 20 दिन में चाहोगे तो पूरी की पूरी तैयारी कर लोगे हिंदी की, और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आ जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले आप लोगों का संख्या पद्धति, सबसे पहला चैप्टर जो बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। संख्या पद्धति में आपका आता है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है, और उससे 5 नंबर के प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। और 5 नंबर में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको बता रहा हूं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इस प्रमेयिका से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोगों का एक क्वेश्चन तैयार करना होगा आप लोगों को। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या तो आपको दे देगा कि 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 और 7 करड़ी में 5, अलग अलग इस तरह रूट वाला दे देगा, और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक जो कि आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो आपका है परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत दशमलव प्रसार, कि परिमेय संख्या शांतवर्ती होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। मात्र पहले चैप्टर में यही 3 टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये 3 टॉपिक मात्र आधे घंटे में चाहोगे तो तैयार कर लोगे, मात्र आधे घंटे में ये तीनों टॉपिक तैयार हो जाएगा, और 5 नंबर यहां से आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला चैप्टर का पूरा हमने एनालिसिस बताया। इसके बाद बढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर बहुपद है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार आएगा नहीं, इसलिए अगला जो टॉपिक आएगा वो बीजगणित आएगा। देखिए बीजगणित में 2 चैप्टर आते हैं, एक आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण आता है, एक द्विघात समीकरण, और दोनों चैप्टर्स मिला के इस बार 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी एग्जाम में, 18 अंक के, ठीक है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आप लोगों का चैप्टर है, इसमें कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे पहले ग्राफीय विधि। कोई भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे देगा, उसको आप ग्राफ विधि से कैसे हल करोगे, एक तो पहला पॉइंट ग्राफीय विधि से हल आपको आना ही चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि में आपका 3 विधि होता है, एक आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि, ठीक है। तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, वज्रगुणन विधि से, तीनों विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर लाना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, यही टॉपिक पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यह सबसे ज्यादा, ये तो आप लोगों का 6 नंबर फिक्स कराएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो इसको तैयार करना ही पड़ेगा। 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण युग्म, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर कैसे समीकरणों को हल करते हैं, यह प्रश्न 6 नंबर के लिए अकेला ही आता है और हर बार आता है, तो ये आप लोगों को आना ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। तो ये तो बस मात्र तीसरे चैप्टर में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है।
ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वजह गुणन विधि, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना आप लोगों को। इसके बाद चौथा लेसन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में पहला पॉइंट जो कि आपको आना चाहिए कि देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए केवल वास्तविक मूल आपको निकालना है। द्विघात समीकरण जो रहेगा उसका अगर वास्तविक मूल है तो वास्तविक मूल को हम निकालने की 3 विधि होती है, सबको मालूम है। द्विघाती सूत्र से कैसे उसको हल करेंगे, गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, अन्यथा पूर्ण वर्ग विधि से उसको कैसे हल करेंगे। ये तीनों विधि आप लोगों को आना ही चाहिए अगर एग्जाम देने वाले हो 2023 बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको 70 में अगर 65 नंबर चाहिए तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों पोर्शन आप लोगों को आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट जो द्विघात समीकरण में आप लोगों को पढ़ के जाना, देखिए द्विघात समीकरण में पढ़ के जाना है विविक्त कर। ठीक है, कि विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर सबको मालूम है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, विविक्त कर का फार्मूला होता है, विविक्त कर आना ही चाहिए। साथ ही साथ मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति और विविक्त कर। ठीक है, हालांकि विविध कर पे ही डिपेंड होता है, मूलों की प्रकृति आप लोगों को मालूम होगा। तो ये दोनों पोर्शन आप लोगों को तैयार होना चाहिए। इसके बाद दैनिक जीवन में अनुप्रयोग वाले प्रश्न, जैसे आयु वाले प्रश्न आ जाते हैं, एज वाले, कि मोहन सोहन से 2 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष पहले कितने रहा होगा। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक भिन्न वाला कि कोई भिन्न 5/4 हो जाती है, जब उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, हर में से 5 घटा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला, एक धारा नाव वाला चाल, कि धारा के अनुकूल इतना चाल है, फिर धारा के प्रतिकूल आने में इतना समय लग रहा है, धारा की चाल बताइए, नाव की चाल पूछता है। ठीक है, तो यह तीनों जो पोर्शन के क्वेश्चन है आपको तैयार होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यह दोनों पोर्शन आपका द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, टोटल 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हमने दिखाया यहाँ पे 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, और 5 नंबर प्रश्न कहां से बनेंगे वो भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले दूरी सूत्र, देखिए दूरी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र पे आप लोगों का अनुपात पूछ लेता है कि किस अनुपात में उसको विभाजित करेगा। ठीक है, या तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे इंपॉर्टेंट, त्रिभुज का 3 निर्देशांक दे देगा, 3 निर्देशांक देने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि अगर बिंदु संरेख हो तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही 3 पॉइंट आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में याद करके जाना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला अगर टॉपिक बढ़े, अगला आता है आप लोगों का ज्यामिति। देखिए ज्यामिति 12 नंबर के पूछा जाएगा, और ज्यामिति में 2 चैप्टर आता है, एक आपका त्रिभुज, एक रचना आता है। ठीक है, त्रिभुज से 6 नंबर का, रचना से 6 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज में कौन सा आप लोगों को पॉइंट याद करके जाना। देखिए समरूप त्रिभुजों के सत्यापन, 2 अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उसको कैसे सत्यापित करोगे। जैसे यहाँ पे पहला ए, अगर किसी 2 त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो तो आप उसको समरूप सिद्ध कर सकते हो, समरूप कह सकते हो। या तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो समरूप कैसे सिद्ध की जाती है, या 2 भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण अगर बराबर हो तो उस त्रिभुज को कैसे समरूप सिद्ध करेंगे। ये तीनों थ्योरम आप लोगों को सिद्ध करना आना ही चाहिए। साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कैसे इसका सत्यापन होता है, ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, थ्योरम देता है आपको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ त्रिभुज के बाद अगर हम आगे बढ़े तो रचना के बारे में देखिए। रचना से जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, 3 ही रचना मात्र आता है, 3 ही रचना आप लोगों को याद करके जाना है। पहला रचना कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। एक रेखाखंड दे देगा, कहेगा कि 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, उसको 7/8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ठीक है, कोई एक वृत्त है, उसके बाहर एक बिंदु है, उस पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे, दूसरे कैटेगरी का प्रश्न आता है। और तीसरा कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसी के समरूप एक त्रिभुज को और रचना करना पड़ेगा। मात्र 3 ही कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैं करा दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी 3 रचना करके हम लोग आराम से 6 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए रचना भी हो गया। इसके बाद जो अगला आता है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति से 10 अंक के प्रश्न आएंगे, और त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर, एक त्रिकोणमिति का परिचय, एक ऊंचाई एवं दूरी, दोनों मिक्स करके 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। कौन कौन, देखिए
त्रिकोणमिति में देखिए पहला सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो परिचय आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन सा पॉइंट याद करना है कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 0 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के अंतर्गत जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको लगाना आना चाहिए। साथ ही साथ सर्वसमीका, सर्वसमीका मतलब ये चीज होता है, वहां पे आपको दे देगा सर्वसमीका में पूरक कोणों का अनुपात, पूरक कोणों का अनुपात जैसे यहाँ पे दे देगा आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आता है। इस प्रकार के प्रश्न को इंक्लूड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है ना साइन 55 अंश दे देगा बटे में कॉस 53 अंश दे देगा, वैल्यू इसका पूछेगा, तो पूरक कोणों के अनुपात आपको होना चाहिए, ठीक है। इस कैटेगरी में मात्र 2 कैटेगरी के प्रश्न आना चाहिए। और 0-90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में समझ रहे हैं, जैसे दे देगा आपको कि साइन 90 अंश प्लस कॉस 60 अंश बटे में कोसेक यहाँ दे देगा आपको 90 अंश, कहेगा हल कीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू रख के इसे पुटअप करके हल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनेगा, यही प्रश्न आपको तैयार करना है। आगे अगर बात करें तो ऊंचाई एवं दूरी, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोगों का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। 6 नंबर के लिए वो क्वेश्चन आते हैं या तो 4 नंबर के लिए, 2 ही कैटेगरी का देता है। उन्नयन कोण, सबसे पहले उन्नयन कोण आना चाहिए और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या आता है जिसे हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, अवनमन कोण जो ऊपर से हम लोग कहाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है। और वो भी आप लोगों का उन्नयन कोण अवनमन कोण में मात्र 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पे आप लोगों का सवाल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतने ही एंगल के मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा। खासकर अगर साइन का याद कर लेते हो 10 का, साइन 10 का सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का वैल्यू, साइन 45 अंश का साइन 60, इसी तरह 10 30 10 45 10 60, इतना तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस लगाना चाहते हो तो इतना वैल्यू याद होना ही चाहिए। इसके बाद ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न है, ठीक है। ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस में आता है कि एक पतंग अगर भूमि से इतना सेंटीमीटर की ऊंचाई पे अगर उड़ रही है, ठीक है, और तो पूछेगा कि 5 सेकंड में अगर ये पतंग यहां से यहां चली गई तो कितना दूरी तय किया ऊंचाई, ठीक है। तो दूरी से क्वेश्चन आता है, ऊंचाई से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि उस प्रकार के प्रश्न में करा दूंगा, लेकिन बता दे रहा हूं आप लोगों को वही प्रश्न की प्रैक्टिस करके जाना है। किताब में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना, एक क्वेश्चन वहां से बनना फिक्स है। तो ये तो रहा त्रिकोणमिति में जो कि 10 अंक के पूछे जाएंगे, हमने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। इसके बाद अगला आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में होता है 2 चैप्टर, एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इन दोनों से मिला के आप लोगों को टोटल 10 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं इस बार। तो देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या पढ़ना है आप लोगों को। पहला कि वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल आपको लिखाना आना चाहिए, ठीक है, कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाले, ठीक है। सबको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल दोगे। और त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये पॉइंट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल, आकृति के संयोजन का मतलब कि वहां पे आकृति आपको दे देगा, ठीक है, और आकृति में आप लोगों को डिजाइन बना देगा और पूछेगा इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इस प्रकार के वो भी आपको कोड दिया रहेगा 60 90 120, ठीक है। आकृति में इस तरह आपको डिजाइन बना देगा, त्रिज्यखंड यहाँ पे, ठीक है, इस तरह डिजाइन बना देता है, पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में करा दूंगा आप लोगों को, लेकिन बता दे रहा हूं कि किस कैटेगरी के प्रश्न आएंगे जो कि आपको तैयार करके जाना है। 3 ही टॉपिक आपको तैयार करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आकृति से संयोजन क्षेत्रफल। कोड भी हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें अगर फार्मूला मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में देखिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आना चाहिए, वो भी किन किन का। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला का और लंबवृत्तीय बेलन का, शंकु का और शंकु छिन्य का। इतने ही चीजों का आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन लगाना आना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनने वाला है। इसके बाद यह प्रश्न दूसरा बनता है कि एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे परिवर्तित करने में संबंधित प्रश्न है। मतलब अगर मैं कहूंगा कि अगर एक बेलन को पिघलाकर एक गोला के रूप में धारण कर दिया जाए तो इस गोले का आयतन बताइए। मतलब इसको पिघलाकर मैंने इस रूप में बदल दिया, ठीक है। या तो किसी शंकु को पिघलाकर किसी बेलना आकार बना दिया, तो उस समय उस बेलन का क्या होगा, आयतन क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा इसको। इसके बाद है कि 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न है। 2 भिन्न तरह के ठोस रहेंगे, जैसे एक दे देगा आपको घन, कहेगा कि अगर एक घन यहाँ पे एक घन यहाँ, अगर 2 घनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो 2 घनों को जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल बताइए। तो इसी तरह कह रहा है कि 2 ठोस रहेगा, उसको ज्वाइंट कर तब जाके उसमें पूछेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लास्ट जो चैप्टर आप लोगों का है वो है सांख्यिकीय। सांख्यिकीय लास्ट है, जो कि 10 नंबर अकेले चैप्टर से पूछेगा,
ठीक है। सांख्यिकी से 10 नंबर के प्रश्न क्या पूछेगा, वर्गीकृत आंकड़ों का देखिए माध्य पूछ लेगा, या तो आपको माध्यिका पूछ लेगा, या तो बहुलक पूछेगा, या तो संचयी बारंबारता। इतनी ही टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए ग्राफ विधि से। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे, और बहुलक कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 नंबर तो इसी से बनने वाले हैं। पूरा का पूरा हमने मैथ का एनालिसिस कर दिया, इसके बाद मैथ में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमने पूरी की पूरी तैयारी करा दी आप लोगों को 70 में 65 नंबर की। मात्र 30 दिन में इसी टॉपिकों को पढ़ के आपको चले जाना है, पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। जीव विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक सभी 40 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सबको मालूम है कि इतिहास में 3 चैप्टर है, भूगोल में आपका 6 चैप्टर है, नागरिक शास्त्र में आप लोगों का 7 चैप्टर है, और अर्थशास्त्र में आपका 4 चैप्टर। टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो टोटल अध्याय 20 हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न दिखाता हूं आप लोगों को। पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। पहला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। यह आपका पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को तैयार करके जाना आपको। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न यह है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रश्न बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इन प्रश्नों को आपको आज से ही तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना भी टाइम आप लोग के पास बचा है, बस मात्र 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस आप लोगों की यही प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ते हो 3 घंटा, बस यही प्रश्न पढ़ के आप लोगों को जाना है, पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न नंबर 5वां जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1929 की जो महामंदी आई थी, उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है और इसका अर्थ क्या है और इसका क्या उद्देश्य था, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। आपको यह जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे प्रश्न याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताना। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है तो उसे कैसे रोकथाम के लिए कौन से हमें कदम उठाने चाहिए, यह प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10वां प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए थे और हर साल एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस प्रश्नों को तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो है कि जैव विविधता क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 चिपको आंदोलन पूछता है, जो कि वन संरक्षण से है रिलेटेड। चिपको आंदोलन क्या है, यह पूछता है। 4 नंबर के लिए प्रश्न ये सभी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 है। इसके बाद अगर प्रश्न नंबर 13 की बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 13 है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ क्या होता है और उससे हानि क्या होती है, उसका तुलना करना होता है, अंतर बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 के बाद आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 14 देखिए। भारत में जो कृषि महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि भारत में कृषि का क्या महत्व है,
उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। नोट कीजिए, किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता है, अगर आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा लाइक कर देते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो, तो एक ही वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं बताऊं सबका सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को, चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या आप लोगों के लिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 के बाद अगर हम आगे बढ़े प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 है कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। कह रहा है कि गन्ना का उत्पादन के लिए कौन से भौगोलिक दशाएं हैं, ठीक है, वो वर्णन करना है उसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17वां जो है वो देखिए, चावल की उपज के लिए, वो तो गन्ना की उपज क्या था, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। या तो गन्ना या तो चावल, इस दोनों में से जरूर एक देता है, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी किसी कीमत पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन में प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक पेय फसल का नाम बताना है और उसका उत्पादन भी बताना है कि उसका उत्पादन कैसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए कि ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है और उदाहरण सहित आप लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक क्वेश्चन नंबर 20वां है, जल्दी से आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि सड़क परिवहन पर कोई 3 लाभ बताइए। सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी 2022 में प्रश्न बहुत आया था, ठीक है। सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताने के लिए पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है बताना है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। इसके बाद रहेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। बोला है एक तर्क दीजिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, गठबंधन सरकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है संघवाद क्या है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 25 क्वेश्चन है। 25 की बात बढ़ेंगे हम 26 की तरफ। देखिए 26 क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है और कि निचार का उल्लेख करना है, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और 2022 का सेम सिलेबस इस बार भी है 2023 में, यहां से प्रश्न बनना तय है, समझ लीजिए, याद करके बस आप पहुंचिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक देश में सामाजिक जो विभाजन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 नहीं, क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत में जाति प्रथा और राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। कह रहा कि भारत की जो विधायिकाओं है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, वो पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय क्या पूछा है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। कह रहा कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता पूछ रहा है कि 3 विशेषता बताइए। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम तैयार आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। कह रहा कि कोई एक विकसित देश है तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है, उसको स्पष्ट करने के लिए पूछा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 है शिशु मृत्यु दर। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए, कि शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय पूछा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 33 की तरफ बढ़ेंगे। 33 है अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कि इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसकी 3 समस्याओं को उल्लेख करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो कि तैयार करना है क्वेश्चन 34। इसके बाद 35 की तरफ बढ़ेंगे। 35 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्राम ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि 2005 में चला गया, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह पॉइंट भैया आप लोगों की क्वेश्चन किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद 36 की तरफ बढ़ेंगे, और 36 है कि विदेशी व्यापार। देखिए इंपॉर्टेंट, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके कोई 3 लाभों का वर्णन करना है, किन्हीं 3 लाभों का वर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 37 क्वेश्चन जो है वो है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। अभी हमने क्वेश्चन शायद लिखा था, नहीं, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, ठीक है, विदेशी व्यापार से क्या सही है क्वेश्चन, और एक आपका यह विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इन दोनों में से जरूर आएगा, ठीक है, तैयार कर लेना। इसके बाद 39 क्या है, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए कि हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उपभोक्ता आंदोलन का कारण बताइए, और यह भी बताइए कि उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न आप लोगों का है पूरे चैप्टर का 40वां प्रश्न है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए, कि विदेशी व्यापार को कैसे अनुकूल बना सकते हैं, कोई 3 सुझाव देना है। तो जैसा कि देखा है आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 40 क्वेश्चन हमने पूरे किताब का हमने डिस्कस कर दिया है। इतने लोगों को साइंस में 95% चाहिए, ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के लिए वीडियो बनाया हूं मैं आप लोगों को। जितने बच्चे सोच रहे थे सर साइंस में क्या होगा, कैसे नंबर लाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो पे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। अगर 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, 100% मेरी गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, 100% यह पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब कौन कौन से प्रश्न है मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस बार सारे बच्चे का 95% आना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपको याद करना है क्या। पहला प्रश्न, बस यही प्रश्न, जितना आपके पास समय बचा है बस इसी प्रश्न को प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये आप लोगों को आना ही चाहिए, रिएक्शन पूछता है, ठीक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये बस एक प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, तो उसी प्रश्न के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग संयोजन तथा वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, यहाँ चारों में से एक तो जरूर ही देता है, ये तो गारंटी है भाई, ये चारों में से जरूर एक देगा आपको, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। अब आपको रिएक्शन दे देगा, आपको संतुलित करना होगा, वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए। हालांकि एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पे, आप लोगों को सारे रिएक्शन ले लूंगा, उसको संतुलित करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो, एक ही वीडियो में पूरा 50वें क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, भले ही वीडियो कितने ही लॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए आपकी सपोर्ट देखते हैं कि कहां तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, उदाहरण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण, ये तीनों का परिभाषा याद होना चाहिए, दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि अम्ल क्षार में अंतर बताइए, या कभी पूछ लेता अम्ल क्षार किसे कहते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, परिभाषा सहित और उदाहरण सहित आपको उदाहरण पे 1 नंबर मिलता है,
ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा कैसे बनता है, ठीक है, ये आप लोगों को उसकी बनाने की विधि याद होनी ही चाहिए। इसके बाद जस्ट धावन सोडा भी, ठीक है, बेकिंग सोडा, दावन सोडा। दावन सोडा मतलब आप लोगों को कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, ये दावन सोडा कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बनाने की क्या विधि है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा कराता रहता हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, अगर साइंस में 95 नंबर लाना चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद धावन सोडा गया, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को आना ही चाहिए, तीनों विधियां, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी बात की गारंटी है। बस जितना बता रहा हूं उतना क्वेश्चन याद कर लो बस, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते हैं ना, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाए धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, अधातु क्या है, अंतर से प्रश्न पूछ लेता है, अंतर कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद होना ही चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और साथ ही साथ सजातीय श्रेणी क्या है, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अम्ल क्षार लवण धातु अधातु ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, सजातीय श्रेणी, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। आगे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन याद करके जाना है। आगे देखिए 12वां है आईयूपीएससी नाम का नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न 2 या 3 नंबर का प्रश्न देता है आईयूपीएससी नाम से, ठीक है, कि आईयूपीएससी इसका नाम लिखिए, तो आना ही चाहिए आप लोगों को भैया, किसी कीमत पे तैयार कर लो, ठीक है, अगर 95 नंबर लाना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोनों पूछ दिया साथ में, संतृप्त और असंतृप्त, तो 4 नंबर के लिए प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साबुनीकरण अभिक्रिया, कि साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 15वां है। 16वां में याद करना आप लोगों को, मेंडलीव की आवर्त सारणी, यहाँ तो प्रश्न बनना है भैया, मेंडलीव की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये जो दोनों टॉपिक है, ये तो लर्न ही होना चाहिए आप लोगों को एकदम अच्छे से। मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके दोस्त, ठीक है, और दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है, ठीक है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के हाईलाइटेड प्रश्न है, जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, तो यहाँ 20 प्रश्न हो गया, जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और मैं आप लोगों को 21वां प्रश्न दिखाता हूँ, यहाँ 20 तक पहले आप नोट कर लो अच्छे तरह, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पूरा एग्जाम तक जाते जाते मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, सोल्यूशन सहित, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करो। इसके बाद अगला आता है अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक, यहां से देखिए क्या फायदा होता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं पूछ देता है, अलैंगिक जनन कभी कभी दोनों का अंतर पूछ के 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताइए, ठीक है, तो यहां से आप लोगों को काम बन जाएगा 4 नंबर का। इसके बाद परागकण क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 परागकण क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है पुष्प की संरचना, ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, फिगर बनाना सीख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि पुष्प की संरचना कैसे बनती है, ठीक है, तो ये तो एग्जाम में देता ही देता है। इसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र, एक टॉपिक इसमें से देगा, या तो नर को दे देगा या तो मादा को दे देगा, जनन तंत्र आपको बनाना पड़ेगा, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम ही है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है भैया 4 नंबर के लिए, कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। इसके बाद 26 भी हो गया। 27 जो है वो है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, तो वो नियम पूछता है, ठीक है, तो 27 आप लोगों को जो क्वेश्चन याद होना चाहिए, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है
एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। देखिए संकरण से जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो वो एक संकर पूछ ले या तो द्विसंकर संकरण पूछ ले, दोनों में से एक जरूर प्रश्न देता है। अगर अंतर दे तो 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को रटा होना चाहिए किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, ये आप लोगों को संक्षिप्त में पूछता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां जो है वो है प्रकाश का परिवर्तन। आना ही चाहिए भैया, प्रकाश का परिवर्तन के नियम लिखिए। अभी तो 2022 में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से, ये तो यही सारा प्रश्न ही बना था 2022 में, इससे बाहर बनेगा ही नहीं। ठीक है, या तो आगे का भी पेपर 2023 हो या 2024 हो, जब तक एनसीईआरटी चलेगी इससे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है, मैंने सब कुछ एनालिसिस करके देख लिया हूं। तो प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद 31 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कितने केस बनते हैं आपको आना चाहिए। हालांकि अवतल जो दर्पण है उससे 6 केस बनते हैं और उत्तल दर्पण से 2 केस, टोटल 8 केस याद होना चाहिए, आप लोगों को बता दे रहा हूं। और इसका आप लोगों का प्रयोग भी याद होना चाहिए। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के बाद आपको अपवर्तन भी मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद लेंस पे, तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। यहाँ पे भी लेंस से आपका आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस आता है। ठीक है, उत्तल लेंस में आप लोगों का 6 कंडीशन होता है, और यहाँ पे अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है, जस्ट दर्पण का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन आपको, इसका भी 8 कंडीशन होता है, उसका भी 8, पूरा का पूरा कंडीशन याद होना चाहिए आप लोगों का, उसका प्रयोग भी याद होना चाहिए, उपयोग कहाँ करते हैं उसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेंस की क्षमता। देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है। ठीक है, P बराबर 1/f, एफ हमेशा मीटर में होता है, सबको मालूम है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और पूछता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि याद करके जाना है। इसके बाद यहाँ से भैया इसको कोई रोक नहीं सकता, इन दो वहां से तो क्वेश्चन बनना तय है। ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ ले या तो वो दूर दृष्टि दोष पूछ ले, तो पूछना तो है ही भैया 100%। ये तो क्लियर है आप लोगों का। और निवारण सहित, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष निवारण सहित चित्र द्वारा बताइए। इसके बाद कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं कि मानव नेता का सचित्र वर्णन। सीधे 7 नंबर में ले जाएगा इसको, कहेगा सचित्र वर्णन कीजिए, बनाकर उसका पूरा ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद करना है आप लोगों को। इसके बाद 38 की बात करें, 38 है ओम का नियम। या ये तो याद नहीं किए तो सब साइंस ही नहीं पढ़े आप लोग। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर, ओम का नियम। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, रटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 39 विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यही तो एग्जाम में आता है, यही दोनों जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये दोनों ही टॉपिक याद होना चाहिए। भले कुछ याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन फिजिक्स की बात आएगी, भौतिक विज्ञान की बात आएगी, तो ये दोनों प्रश्न का सबसे पहले ही नाम आएगा 7 नंबर के लिए भैया, कि मोटर, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। तो दोनों टॉपिक याद होना चाहिए, दोनों साथ में ही लिख दिया हूं, दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों याद होना चाहिए, बता देता हूं। इसके बाद तो ये 2 प्रश्न जो है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है भैया। यहां से तो 7 नंबर आप फिक्स ही कर लो कि श्रेणी क्रम संयोजन, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। और समांतर क्रम मतलब कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, हालांकि मैं बता भी देता हूं, समांतर क्या होता है, 1/RP। ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता है। और श्रेणी क्रम में होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह चलता है। ठीक है, उसका आप लोगों का सिद्धिकरण आना ही चाहिए, प्रूफिंग आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, किसी कीमत पे याद होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां से देखिए, बायो सेवर्ट का नियम और फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर, ये तीनों टॉपिक मेरे प्यारे विद्यार्थी छोड़ना नहीं आप लोगों को। चुंबकीय बल रेखाएं और बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, और इसके बाद आप लोगों का विद्युत मोटर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करके किसी कीमत पे ही आप लोगों को यहाँ से जाना है। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है 47, वो है विद्युत जनित्र का। ठीक है, अभी हमने बताया था, दोनों को अलग अलग लिखवा दिया हूं।
एक बार बताया था आपको, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर दोनों साथ में याद होना चाहिए। इसके बाद फैराडे का प्रेरण नियम जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ओजोन का परत अपक्षय कैसे होता है और ऊर्जा का स्रोत, ये दोनों क्वेश्चन पर्यावरण से लिए गए थे, पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादातर अगर पूछे जाते हैं तो यही दोनों पूछे जाते हैं, ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो इतना प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद कोई फेल नहीं कर सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने बहुत ही सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी रुके रहिए, अभी जाना नहीं है आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन हो गया, सुन के ही जाइएगा आप लोग। और इसकी इतना प्रश्न याद होने के बाद दो काम और करना है आप लोगों को। दो काम कौन कौन से, एक आपका विद्युत और दूसरा आपका प्रकाश। देखिए विद्युत और प्रकाश का जो न्यूमेरिकल है रटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप लोगों को लगा कर जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस इतना अगर आप काम कर ले तो इतना प्रश्न अगर आपको तैयार है, गारंटी कोई फेल नहीं कर सकता है। 95 मार्क्स 100% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना प्रश्न याद है तो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो और वीडियो को शेयर कर देते हो, ठीक है, 100% एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न हल सहित आप लोगों को करा दूंगा। भले ये 3 घंटे या 2 घंटे की वीडियो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए सब कुछ है, ठीक है। हालांकि 2000 लाइक तक आप लोगों को इस वीडियो को पहुंचाना है, इसके बाद मैं तुरंत वीडियो इस पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो जरूर चैनल से सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। कि अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी तैयारी नहीं किया है, ठीक है, तो 70 नंबर कैसे आप लोग लेकर आओगे। बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ 100% उतना ही पढ़ के आप 101% गारंटी मेरी है कि आप लोग 70 में अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। इस बार हम लोगों का टारगेट 95% है। वीडियो को पूरा देखना, इंग्लिश का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ आप लोगों को, कौन सी चीज़ पढ़ना है, मात्र बस उतना ही टॉपिक पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। बहुत कम समय में पूरा का पूरा आप लोगों का इंग्लिश तैयार हो जाएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें इंग्लिश की, कैसे आप इंग्लिश में 70 में कम से कम आप 65 नंबर लेकर आने वाले हो, कैसे क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट ए आएगा, एक पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में आप लोगों को 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आप लोगों के 50 नंबर के आपकी क्वेश्चन आएंगे। देखिए पार्ट ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे अलग अलग डिस्कस में करूंगा कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए पार्ट ए में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। देखिए पार्ट ए में 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले देखिए। पहले तो 7 नंबर के आपके 3 पैसेज पूछे जाएगा, एक प्रोज का, पोएट्री का और सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो 7 अंक के आप लोगों के 3 पैसेज रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पैसेज पे ज्यादा ध्यान देना है। आप लोगों को बड़े बड़े पैसेज रहेंगे, उसके नीचे 3-3 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा उसी पैसेज में से छाटकर। मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 नंबर के पैसेज आएंगे, इतना याद रखिएगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री मिलाकर, ठीक है। पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। 13 नंबर आप लोगों का फिक्स यहाँ से हो जाएगा। किस टॉपिक से, देखिए वर्ब आता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आपको फिलअप करने के लिए आएगा, भरने के लिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी के प्रश्न आपको आएंगे जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आपको नाउन देगा और एडजेक्टिव देगा और प्रीपोजिशन भरने के लिए देता है, ठीक है। पूछेगा आपको कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब पूछ सकता है आपको, प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए देगा, ठीक है। इसके बाद रिवर्डिंग सेंटेंस, ठीक है। रिवर्डिंग सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस को सजाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें क्या दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट को आगे कर देगा, सब्जेक्ट को पीछे कर देगा या वर्ब को ही आगे कर देगा। आपको रिवर्डिंग सेंटेंस करके उसको बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आएगा, ठीक है, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग से, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन आपको तैयार होने चाहिए, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही आपको तैयार कीजिएगा, पूरा का पूरा आप लोगों का नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के, ठीक है। इन तीनों में से देखिए, जैसे सप्लीमेंट्री हुआ, प्रोज हुआ, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देगा, ठीक है। तो ये सब मिलाकर आप लोगों का 13 नंबर के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। चलिए ये तो आप लोगों का 20 नंबर रहा, 13 नंबर यहाँ से, 7 नंबर यहाँ से, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे पार्ट बी में, जो कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे उसको देखिए।
देखिए पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग पार्ट आता है। रीडिंग पार्ट में तुरंत आपको मिलेगा अनसीन पैसेज, ठीक है। और इस बार अनसीन पैसेज 7 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 7 नंबर के। मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर के अनसीन पैसेज आएगा, मैं आपको बता दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद राइटिंग का पार्ट आता है। राइटिंग में 2 चीज आती है, ठीक। एक तो आपको पहले लेटर देगा, लेटर, इसके बाद एप्लीकेशन। या तो वो लेटर दे सकता है या तो वो एप्लीकेशन, दोनों में से दोनों कोई एक दे सकता है। लेकिन कितने नंबर के? 4 नंबर के लिए रहेंगे आपके लिए। कौन से लेटर आपको इस बार याद करके जाना है, मैं लिख के लेके आया हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। वही आपको लेटर तैयार करके जाना है। जैसे पहला लेटर है कि फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट अ लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। कह रहा है कि स्कूल के जो हॉस्टल में यहाँ पे प्रोग्राम है जो कि अटेंड करना है, ठीक है। अपने माता को के लिए बुलाना है आप लोगों को होटल में, ठीक है। तो हॉस्टल में कैसे अपने माता को फंक्शन में आप बुलाओगे, उसके लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइट हिम ऑन द ओकेशन ऑफ योर मैरिज, ठीक है। आपके शादी में उसको ओकेशन के लिए इनवाइट करना है, तो कैसे आप उसको लेटर लिखोगे? 2, ठीक है। दोनों आपको याद होने चाहिए। तीसरा कौन सा याद करके जाना है आप लोगों को कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। या तो आपकी बहन की शादी है या तो आपकी भाई का शादी है, तो आप कैसे इनवाइट करोगे अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो यह 3 आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चौथा जो कि आपको याद करना है, जो कि लेटर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंड टू योर बर्थडे, ठीक है। कह रहा है कि बर्थडे पे आप लोगों को गिफ्ट अगर यहाँ पे भेज रहा है कोई मित्र, तो उसके लिए आप थैंक कैसे बोलोगे उसको, ठीक है। तो ये 3 और एक है पांचवा, जो चौथा है और पांचवा लास्ट है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स, ठीक है। आपने अपने पिता के लिए डिमांड किया है पैसे के लिए, क्या खरीदने के लिए? किताब खरीदने के लिए। तो कैसे आप लेटर लिखोगे, ठीक है। और किताब खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए अपने पिता से, तो कैसे आप लेटर लिखोगे उनके। तो यही 5 मात्र आप लोगों को जो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, लेटर, ये जो कि आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। तो ये लेटर है आप लोगों का, ठीक है। तो लेटर 5 आपको याद करके जाना है, जो कि 4 नंबर के लिए आएगा। या तो लेटर देगा तो एप्लीकेशन, तो लेटर तो हमने बता दिया। एप्लीकेशन कौन सा देगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों को याद करके जाना। देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ पे 4 में आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला एप्लीकेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक लगा लेना, ठीक है। यह आपको पहला आप लोगों का एप्लीकेशन हुआ। दूसरा यह है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर्स एट होम। मतलब आपकी माता घर पे बीमार हो गई हैं, तो 3 दिन के लिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए, तो कैसे आप एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है, जो कि याद करके जाना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड, ठीक है। स्कूल ग्राउंड के लिए कैसे आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है आप लोगों को, कुछ अरेंज चाहिए आप लोगों को स्कूल ग्राउंड में, तो उसके लिए कैसे आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखोगे, ये चीज़। तीसरा यह है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। चौथा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द स्कूल लिविंग फंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखी है अपने प्रिंसिपल को, और उनसे रिक्वेस्ट करना है आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है स्कूल में, उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, यही मात्र 4 आप लोगों को एप्लीकेशन याद करके जाना है। हालांकि मैं बता दूंगा आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ इतना ही टॉपिक आपको तैयार करके जाना है एप्लीकेशन में। तो या तो लेटर देगा या तो एप्लीकेशन। कितने नंबर के? 4 नंबर के। इसके बाद जो आपको बता रहा हूँ, जो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे पैराग्राफ पूछता है और रिपोर्ट पूछता है, डिस्क्रिप्टिव पूछता है, ठीक है। तो देखिए 3 ही आपको बताना वाला जो कि 6 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। तो 3 बता रहा हूँ, तीनों याद कर लीजिएगा। पहला कि राइट अ पैराग्राफ on your visit to a fair in about 80 to 100 word on the basis of the hint given below it। कह रहा है कि विजिट टू अ फेयर, एक आपको मेले का वर्णन करना है, 80 से लेके 100 तक वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। 6 नंबर के लिए आएगा। कह रहा है कुछ हिंट दिया है, वो हिंट आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे नेम एंड प्लेस, वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, शॉप्स, इंटरटेनमेंट, कंक्लूजन, योर इम्प्रेशन। इनको आपको उस जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उस पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये पहला जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि तैयार करना है आप लोगों को, यही पढ़ के आपको जाना एग्जाम में। दूसरा है कि राइट एन पैराग्राफ ऑन
टाउन और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड इन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो इट। कह रहा है कि माई टाउन सिटी, अपने शहर या गांव के लिए एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, और उसमें आपका नेम होना चाहिए, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल होना चाहिए, इट्स रोड एंड मार्केट, व्हाट इज द नोन फॉर द कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो 2 हो गया, और एक और बता रहा हूँ 3, मात्र 3 ही याद करके जाना है। ये आपका रिपोर्ट है, वो तो दोनों पैराग्राफ था, ये रिपोर्ट है। राइट ए रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए कैसे सेलिब्रेशन आप बना रहे हो, ठीक है, हमने स्कूल में इन अबाउट 280 से 100 वर्ड तक लिखना है, बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो इट। आपके नीचे वहाँ पे हिंट दिया रहेगा, उसी बेस पे आप लोगों को लिखना होगा। तो मात्र यही 3 आप लोगों को याद करके जाना है, रिपोर्ट और पैराग्राफ, जो कि एग्जाम में 6 नंबर के लिए आपको पूछे जाएंगे। मैं बना दूंगा वीडियो, इस पर आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अपने से भी तैयारी कर लेना, ठीक है, और लिखना भी बता दूंगा कैसे पैराग्राफ और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्या पूछा जाता है, ग्रामर। अब स्टार्ट होगा आप लोगों का ग्रामर। अब ग्रामर देखिए, ग्रामर आप लोगों का 10 नंबर का आएगा। ग्रामर कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए ग्रामर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, जो 2 नंबर के लिए, ठीक है, नरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर के लिए आपका आएगा। इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 2 नंबर के लिए आएगा। इसके बाद पंक्चुएशन आएगा, चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन आएगा। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा 4 नंबर के लिए। टोटल कितने नंबर, ग्रामर से टोटल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इस बार, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 10 नंबर के यहाँ पे प्रश्न बनेंगे ग्रामर से। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगला आता है लिटरेचर, ठीक है। देखिए लिटरेचर में क्या होगा कि अब यहाँ पे आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मतलब 2 क्वेश्चन करना होगा आपको। टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। इसके बाद जस्ट उसके नीचे लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, और एक क्वेश्चन कर देते हो तो 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिटरेचर में पहले ही आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर आप लोग देख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो 6 नंबर यहाँ से आता है। एक तो सेंट्रल आइडिया, ठीक है, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, और 3 नंबर का पोयम आएगा। दोनों अलग अलग आएंगे, इतना याद रखिएगा, एक ही में नहीं, दोनों सेंट्रल आइडिया अलग आएगा, पोयम अलग आएगा, और 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लीजिएगा, पोयम भी याद कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग याद कीजिएगा, दो अगर याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, समझ लीजिए 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप लोग 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, 2 पोयम याद कर लीजिएगा कोई ना कोई। इसके बाद फिर आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री के लिए। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने होंगे फिर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पे देगा, 2 क्वेश्चन देगा, और एक ही क्वेश्चन उसमें से करना होगा, जो कि आपको मिलेगा कितने नंबर, 3 नंबर। इसी तरह 2 क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, जो कि आपको देगा 4 नंबर। मतलब कि फिर आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग से मिलकर कितने नंबर के, तो 4 और 3 7 नंबर के क्वेश्चन फिर आपको लास्ट में पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा हमने बता दिया आप लोगों को। यहाँ तक 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, यही आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, और इसी में से आप लोगों को याद करना है। अब कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन लॉन्ग इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बता दूंगा, और वही प्रश्न को आप लोगों को याद करके एग्जाम में जाना है, ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।